स्वागत है दोस्तों, आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है रिचा और आज मेडिवल हिस्ट्री के सेशन में हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या किसी और भी स्टेट पीसीएस की या किसी और भी एग्जाम की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। अगर किसी कोर्सेज की इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, राम आईएएस को सब्सक्राइब कर लेना है न्यू अपडेट्स के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब आप लोग कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी करिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे जो न्यू टारगेट्स हैं उन्हें हम कंप्लीट कर सकें। आज हम दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने से पहले, जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो था हमारा भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो तुर्कों के आक्रमण के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई और उसमें जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है तो उसमें अलग अलग वंश आते हैं, जैसे तुर्क, इल्बरी या गुलाम वंश, इसके अलग अलग नाम है। साथ ही में इसे ममलूक वंश भी कहा जाता है। इसमें अगर इल्बरी, गुलाम वंश या तुर्क वंश में और ममलूक वंश, इसमें पहली बात तो ये कि इनके नामों में ही विरोधाभास है। अलग अलग लोग इनके विरोधाभास बताते हैं कि क्या क्या विरोधाभास है, उन्हें अभी हम देखेंगे। गुलाम वंश के अंतर्गत हम कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे, इल्तुतमिश को देखेंगे, रजिया को देखेंगे और बलबन को देखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट और मेन शासक हैं जिनसे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा खिलजी वंश, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी की बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, कुछ और राजाओं की बात करेंगे। फिर आएंगे हम तुगलक वंश पर। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश में खिज्र खां की बात होगी। कुछ और छोटे छोटे जो छिटपुट राजा थे उनके बारे में बात करेंगे। छोटे राजा का मतलब ये है कि उनका जो ओहदा था वो तो उतना ही था, बट वो अपने एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं कर सके। जितना उन्हें मिला उतना ही वो संभाले, या तो जितना उन्हें मिला वो भी वो नहीं संभाल पाए। लोगों ने आक्रमण कर दिया और उन एरियाज को भी विजिट कर लिया। नेक्स्ट में पढ़ेंगे लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर टोटल 5 वंश हैं और फिर उसमें अलग अलग राजा आते हैं। अब जैसे ही हम फर्स्ट वंश की बात करें, यानी इल्बरी वंश, गुलाम वंश, और इसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, जिसमें इसकी जो नींव रखी गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। फिर हम इल्तुतमिश की कहानी देखेंगे, फिर रजिया की और फिर बलबन की। लेकिन इसमें कई लोग जो है इसे गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इतिहासकार जो है वो इसे गुलाम वंश के नाम से जो है, इतिहासकार जो है वो ये आपत्ति जताते हैं। वो कहते हैं कि इस वंश का नाम जो है वो गुलाम वंश नहीं होना चाहिए। साथ ही में इसका जो है दास और ममलूक वंश जो है, अब ममलूक और दास का अगर हम मतलब देखें तो इसमें थोड़ा थोड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। दास शब्द का जो मीनिंग होता है वो होता है जन्मजात दास, यानी जन्म होते ही, जब आपका जन्म हुआ तब से आप दास थे। लेकिन ममलूक वंश का मीनिंग होता है कि स्वतंत्र माता पिता की संतान, यानी जब आपका जन्म हुआ तो आपके मदर फादर जो थे वो स्वतंत्र थे, बट आपने बाद में क्या कर लिया, जो आप दास बने। लेकिन इसी में हबीबुल्लाह एक हैं, एक इतिहासकार हैं, उनके द्वारा मत दिया गया इल्बरी वंश का, जो कि सर्वाधिक मान्य है। तो इसे इल्बरी वंश भी कहा जाता है, गुलाम वंश भी कहा जाता है, ममलूक वंश भी। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है वो ममलूक वंश और गुलाम वंश पर आपत्ति जताते हैं। फाइनली इसे इल्बरी वंश में सर्वाधिक मत दिए गए और कहा गया कि इस वंश का नाम जो दिया जाना चाहिए वो इल्बरी वंश दिया जाना चाहिए। खैर, ये तो नाम की हमने बात कर ली, लेकिन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये इल्बरी तुर्क नहीं था। इसने क्या है, इसलिए लोग ऐसा मानते हैं कि इस वंश को इल्बरी वंश की संज्ञा देना भी अनुचित होगा, बिकॉज वो जो इल्बरी कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तुर्क जो था वो था ही नहीं। तो ये अलग अलग विरोधाभास है। इसमें आपको छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको बता दी, इनसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि इसे गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, इल्बरी वंश क्यों कहा जाता है, ममलूक वंश क्यों कहा जाता है और इतिहासकार क्या क्या विरोधाभास जताते हैं। ये पहले की कहानी थी जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट था।
लेकिन इसमें आपको याद रखिए 1206 से 1290 तक इनका टाइम पीरियड रहता है और भारत पर शासन करने वालों को ज्यादातर जो है इन्हें ममलूक वंश या गुलाम वंश के नाम से ही जाना जाता है। अब हमें कहानी पढ़नी है, पहली कहानी पढ़नी है कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो देखिए मोहम्मद गौरी जो है आया था, सिंध के क्षेत्रों पर आक्रमण करता है, उसके बाद वो वापस चला जाता है। हमने कहानी में देखा था कल की लेकिन उसके 3 जो सैन्य कमांडर थे वो भारत में ही रह जाते हैं, वो वापस नहीं जाते। तो सिंपल सी बात है कि जब ये भारत में रह जाते हैं तो उसके द्वारा मोहम्मद गौरी के द्वारा जितने भी सिंध और आसपास के जो एरियाज थे वो जितने भी बचे हुए थे वो किसके हो जाते हैं, इन्हीं तीनों के हो जाते हैं। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक को सिंध और मुल्तान छोड़कर जितने भी मोहम्मद गौरी द्वारा जितने भी विजित क्षेत्र थे वो सभी प्राप्त हो गए थे। कौन कौन से? सिंध और मुल्तान जो है वो नहीं प्राप्त हुआ था। अब उन एरियाज में कौन कौन से थे? सियालकोट था, लाहौर था, अजमेर था, झांसी था, दिल्ली, मेरठ, कोल जिसे अलीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, कन्नौज था, बनारस था, बिहार था और लखनऊ था। क्षेत्र बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, ओनली इंफॉर्मेशन के लिए बताएं। इसमें देखिए ये जब हम वंश पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है ये विरोधाभास है, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है आपको वही याद रखनी है और मैं बताते जाऊंगी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी और कुबाचा 2 सैन्य कमांडर थे, कल हमने बात की थी। पहला सैन्य कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा कुबाचा था और तीसरा यल्दूज था। इन्होंने गौरी की मृत्यु के बाद जो है वो वापसी नहीं की, बल्कि जो भी एरियाज थे उन्हीं सबको संगठित किया और इन्हीं सबको संगठित करके ये राज्य करने लगते हैं और लाहौर जो थी लाहौर को राजधानी बना लेते हैं। देखिए एक जो थी वो राजधानी बनाई जाती थी जिसमें राजा लोग रहते थे और वहीं से सारी सत्ता जो है वो चलती थी, किस प्रकार से चलाई जाएगी, क्या कार्य किए जाएंगे, तो उस टाइप से सारा होता था। तो एक नई राजनीतिक सत्ता की क्या करते हैं ये लोग नींव रखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि गुलाम वंश का जो पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। अभी देखिए दिल्ली सल्तनत तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन अभी दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया गया है, ना ही दिल्ली को मेन सेंटर बना के वर्क नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि अभी ये जो शासक थे वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, उनके पास अभी इतनी क्षमताएं नहीं थी कि वो दिल्ली के अमीर वर्ग जो था उनसे टकरा सके। तो अभी वो मेनली कहाँ पे वर्क कर रहे हैं? लाहौर से वर्क कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकार युद्ध की चुनौतियां जो हैं उनमें सबसे ज्यादा इसमें जो इसकी रणनीतियां थी इसने वैवाहिक नीति किया। देखिए अलग अलग दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे कि अलग अलग राजा जो है वो अपने एम्पायर को चलाने के लिए अलग अलग नीतियां अपनाते थे। अब वैवाहिक नीति क्या है कि आसपास के जो भी राजा थे अब उनकी जिस हिसाब से इसकी एज किसी की बहन से बेटी से जिस टाइप से भी, तो इसने क्या किया? विवाह किया। विवाह करने से क्या होता है? संबंध जो हम देखते हैं वो हमारे मजबूत हो जाते हैं। साथ ही में दहेज जो है वो आज से नहीं बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है। लोग जो थे वो दहेज देते थे। आज के टाइम पीरियड में तो आप देख लीजिए कि जॉब लगने के बाद ना बोली लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि जो बॉयज वीडियो देख रहे हैं तो जब आप लोग आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस या स्टेट सिविल सर्विसेज जिसमें भी आपकी हो जाएगी ना गवर्नमेंट नौकरी हो जाएगी, तो आपके परिवार वाले या फिर आपके रिलेशन वाले ना आपकी बोली लगाएंगे कि हम ना 11 लाख लेंगे, 15 लाख लेंगे, 20 लाख, 30 लाख। तो सेम उसी टाइप से भी उस टाइम पे भी देखिए ये जो है ये बैन है, मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करती, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आज भी प्रचलित है, बिल्कुल बैन है। लेकिन आप लोग भी ये चीज अपने घरों में या कहीं भी महसूस करते होंगे कि जब शादी विवाह होते हैं तो ये चीजें जो है ये बिल्कुल पाई जाती है। खैर ये बंद होना चाहिए जो कि बहुत गलत है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जब भी विवाह होता था तो बहुत सारे लैंड दिए जाते थे, एरियाज दे दिए जाते थे, शादी में उपहार वगैरह दिए जाते थे। तो इसी टाइप से हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मेनली नीति थी वो थी वैवाहिक नीति। ठीक है, उसने मोहम्मद गौरी की एक अन्य जो है मोहम्मद गौरी का एक और अधिकारी था ताजुद्दीन यल्दोज। तो ताजुद्दीन यल्दोज की पुत्री से कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। तो यहाँ पे यल्दोज, आपको अभी एक नाम और याद रखना है, यल्दोज। जो ज्यादा नाम बताऊंगी वो याद नहीं रखना है, बस जो मैं लिख दिया करूंगी वो नाम आपको समझिए कि याद रखना है। तो यल्दोज से इसका विवाह हो जाता है। ठीक है, साथ ही में उसने अपनी बहन का विवाह जो है वो नसीरुद्दीन कुबाचा से किया था। अभी कुबाचा कौन है?
कुबाचा एक और सैन्य कमांडर है। तो कुतुबुद्दीन इसने क्या किया जो है उसका नसीरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह करवा देता है, जो सिंध का प्रभावी अधिकारी था। अब कुबाचा को क्या बनाया जाता है, सिंध का अधिकारी बनाया जाता है, और अपनी पुत्री का विवाह तुर्कीदास अधिकारी इल्तुतमिश से किया था। ठीक है, तो अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये अपनी पुत्री का विवाह जो है वो किसके साथ करता है, इल्तुतमिश के साथ करता है। अभी इल्तुतमिश की कहानी जो है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने कभी भी इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस राजा को लाख बख्श की उपाधि दी जाती है। लाख बख्श इससे क्यों कहा गया, क्योंकि जो ये अपनी प्रजा थी, जब इससे कोई मांगने आ जाता था तो ये लाखों के उपहार दे देता था बिना सोचे समझे कुछ भी। अगर किसी ने मांग लिया तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये लाखों के उपहार दे देता था, जिस कारण से इसे क्या कहा गया, लाख बख्श की उपाधि दी गई। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसने कभी भी सुल्तान की पदवी नहीं धारण की। होता तो ये राजा है लेकिन फिर भी कभी भी ये सुल्तान की पदवी नहीं धारण करता है, बल्कि ये क्या करता है, मोहम्मद गौरी का सिपह सालार। सिपह सालार का मीनिंग होता है सेवक। अब जब भी आपको मेडिवल हिस्ट्री में सिपह सालार मिलेगा मतलब आपको समझना है कि राजा का सेवक, तो ये राजा के सेवक के रूप में ही कार्य करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी मालिक और सिपह सालार की उपाधियों से ही शासन प्रारंभ करता है। ये सुल्तान की पदवी जो है ये धारण नहीं करता है। आपको याद रखना है, ये कहानी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जो है ये सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है। और आगे हम देखेंगे कि जब ये सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है तो यहाँ पे हम इसीलिए कहीं ना कहीं हम इस वंश का नाम जो देखते हैं वो गुलाम वंश नाम देखते हैं। एक्चुअल में इसका मानना ये होता है कि ये इसने जो कार्य करना स्टार्ट किया वो मोहम्मद गौरी के बिहाफ में कार्य करना स्टार्ट किया, तो इसीलिए ये जो अपना नेम रखता है वो कभी भी सुल्तान स्वतंत्र राजा के रूप में नहीं रखता है। इसका मानना ये होता है कि इसे जो मोहम्मद गौरी के एरियाज मिले हैं उन्हीं पर ये कार्य कर रहा है। ठीक है, अब फाइनली 1210 ईस्वी में लाहौर में ये चौगान खेल रहा था। चौगान यानी कि पोलो होता है, इसे पोलो नाम से भी जाना जाता है। चौगान अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो पोलो जरूर सुना होगा। पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने के कारण इसकी जो है मृत्यु हो गई। अब इसके कुछ टाइम बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है वो आता है आराम साय। डायरेक्ट कहानी जो है हम इल्तुतमिश की नहीं पढ़ेंगे, आराम साय की पढ़ेंगे। आराम साय जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है, इसके टाइम पीरियड में कुछ ज्यादा खास बातें होती नहीं है, छोटी सी जो इंफॉर्मेशन है वो देख लेंगे। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यक्तित्व की बात करें कि आखिर इसका व्यक्तित्व कैसा था, क्योंकि एक राजा के तौर पर व्यक्तित्व देखना जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये काफी एक योग्य सेनापति था, तीरंदाज भी था, साहसी और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। और सबसे बड़ी बात कि ये एक उदार शासक था, तभी तो लोगों को लाखों का दान दे देता था। इसका उदारता का हमें एक कारण मिलता है, पता चलता है कि इसे लाख बख्श कहा जाता है। जब ये लाखों का दान कर देता रहा होगा लोगों को तभी तो इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई, वरना किसी राजा को ऐसी ही थोड़ी दे दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा सैन्य योग्यता के साथ साथ ये साहित्य और कला प्रेमी भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये सैन्य प्रेमी तो था ही, वो तो हर राजा होता है उसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये साहित्य और कला का भी प्रेमी था। इसने 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। पहली मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम जो कि महरौली दिल्ली में है, और दूसरा था 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। ये दोनों आपको याद रखना है, कुव्वत उल इस्लाम महरौली दिल्ली में है, आप लोगों को पता भी होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। तो इसमें डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। कभी कभी ये पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ, तो वो है अजमेर में। इसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी। लेकिन कुतुब मीनार अगर हम देखें तो कुतुब मीनार जो है उसका सफलतापूर्वक निर्माण जो है इसके टाइम पीरियड में नहीं हो पाता है, बिकॉज 1210 AD में इसकी डेथ हो जाती है। उसका जो पूर्ण कंप्लीट होगा बनकर वो होगा इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में। अभी इल्तुतमिश के बारे में अगर बात करें तो ये क्या था, राज्य का इक्तादार था। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी कहानी आराम शाह के बारे में देख लेते हैं जिसका टाइम पीरियड 1210 ईस्वी में है। कुतुबुद्दीन ऐबक
की मृत्यु के बाद सैनिकों वर्ग में बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया था, क्योंकि राजा जो था वो इतना एबल था नहीं, अभी तो कोई राजा बना नहीं। जनता में अशांति बहुत ज्यादा फैल गई थी, जिसके कारण जो लाहौर के सरदार थे वो ये चाहते थे कि जनता में अशांति नहीं फैलना चाहिए, तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बिठाया जाता है। कुतुबुद्दीन का पुत्र था आराम शाह, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि जो आराम शाह था वो कुतुबुद्दीन का पुत्र नहीं था। कुछ इतिहासकारों में मतभेद है, तो इसमें आपको नहीं जाना है मतभेद में, आपको यही फॉलो करना है कि कुतुबुद्दीन के बाद नेक्स्ट रूलर जो आता है वो था आराम शाह। लेकिन आराम शाह जो था ये इतना ज्यादा योग्य शासक नहीं था, बहुत अयोग्य शासक था, बहुत कमजोर शासक था, जिसने क्या किया, दिल्ली के लोगों ने उसे अपना शासन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जो दिल्ली की जनता थी वो ये कह रही थी कि आराम शाह जो है ये एक योग्य शासक नहीं, अयोग्य शासक है, और हम ऐसे अयोग्य शासक को अपना रूलर जो है वो नहीं मान सकते। तो आराम शाह को क्या करने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए, डायरेक्ट जनता ने सत्ता से नहीं हटाया, जनता ने एक पर्सन को सिलेक्ट किया और उसके द्वारा हटाया गया। तो आराम शाह को सत्ता से हटाने के लिए बदायूं का प्रांताध्यक्ष हुआ करता था इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो विवाह करवाता है अपनी पुत्री का इल्तुतमिश से। तो आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश क्या करता है, जब ये दिल्ली के जो सरदार हैं वो इसे निमंत्रण भेजते हैं इल्तुतमिश को, तो इल्तुतमिश जो है वो स्वीकार कर लेता है आराम शाह, और फाइनली इल्तुतमिश के बीच में युद्ध होता है, जिसमें इल्तुतमिश जो है वो विजयी रहता है। तो आराम शाह का टाइम पीरियड जो है ये रूल लगभग जो है 8 मंथ के आसपास करता है। ऐसा माना जाता है कि ओनली 8 मंथ तक ही ये रूल कर पाता है, और दिल्ली की जनता में बहुत ज्यादा असंतोष फैल जाता है और इसे उखाड़ फेंकती है दिल्ली की जनता। अब आते हैं इल्तुतमिश पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को है। ऐसा क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने जो अपना रूल स्थापित किया था वो दिल्ली को राजधानी बना के स्थापित करता है। उससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे और आराम शाह थे, उनकी कैपिटल क्या थी? लाहौर थी। तो जब लाहौर कैपिटल थी, मेन कैपिटल यहाँ नहीं थी, सेंटर नहीं था, लेकिन जब इल्तुतमिश शासन अपना प्रारंभ करता है तो वो दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाता है। और ये सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने बंगाल तक के क्षेत्र में सल्तनत को शामिल कर लिया था। जब ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है तो इल्तुतमिश, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने, देखिए आराम शाह ने तो बहुत सारे एरिया वगैरह जो है वो कुछ विजिट नहीं किए थे, वो एक अयोग्य शासक था, वो जितना उसे दिया गया था वो उतना ही संभालने की कोशिश कर रहा था, बट वो भी नहीं संभाल पा रहा था और जनता में बहुत ज्यादा असंतोष फैल जाता है और वो नेक्स्ट रूलर इल्तुतमिश को बनाती है। तो इल्तुतमिश जो है वो अपने टाइम पीरियड में जो राज्य का एक्सपेंशन था, विस्तार था, वो बहुत ज्यादा करता है। जो पहले सिंध और मुल्तान वाले एरिया तरफ ही जो सीमित था एरिया, तो ये क्या करता है, अपने एरिया को बंगाल तक का क्षेत्र जो है वो शामिल कर लेता है। ठीक है, यहां तक आपको कहानी समझ में आई। अभी से जो है इल्तुतमिश के बारे में एक कहानी बहुत फेमस है कि इल्तुतमिश को गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है। अभी से गुलामों का भी गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो खुद एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो वो एक गुलाम हो गए। अभी जो ये था वो किसका, अब इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, तो इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गुलामों का गुलाम किसे उपाधि दी जाती है, तो आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश को दी जाती है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने तुर्क-ए-40 यानी चहलगामी नामक आमीरों का एक 40 सदस्यीय दल का ये क्या करता है, गठन करता है और अपनी सत्ता जो है वो आरंभ कर देता है। ये देखता है कि जो अमीर हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनमें से वो 40 सदस्यों की एक दल का गठन करता है, एक समिति का गठन करता है। अभी से क्या है, इसने अब ये इसलिए वो स्थापित करता है कि इसके रूल करने में ये जो अमीर वर्ग है वो एक अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए, और इसमें ऐसा होता भी है। ये जो इसका सोचना होता है वो बिल्कुल सही निकलता है। इल्तुतमिश जो था ये एक बहुत ही ज्यादा सफल कूटनीतिज्ञ था। इल्तुतमिश जो था अभी एक बहुत बड़ा, अगर राजा जो है वो देखिए योद्धा होने के साथ
अगर योद्धा होने के साथ साथ कूटनीतिज्ञ भी होता है। अब कूटनीतिज्ञ का मतलब क्या है कि अपने राज्य का एक्सपेंशन जो है वो किसी भी तरीके से करना, आप किसी भी नीति से कर सकते हो। हर जगह जो है वो युद्ध की नीति काम नहीं करती, क्योंकि अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपके अलावा और भी राजा जो है वो भी स्ट्रांग होंगे आपके आसपास के, तो उनसे जो राजा स्ट्रांग है, आपको ऐसा फील होता है कि आप उनसे नहीं जीत सकते हैं, तो उनके लिए राजा क्या अपनाते थे, वैवाहिक नीतियां अपनाते थे और उनके साथ भी उनकी क्या हो जाती थी, मित्रता हो जाती थी। एकता भी कहा जाता है। और अवता व्यवस्था को मजबूत करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। एकता व्यवस्था जो है ये दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, जो अभी तक दिल्ली सल्तनत में ना ही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चलाए गए थे और ना ही आराम शाह के द्वारा चलाए गए थे। वो कौन कौन से थे, जिसमें चांदी का टंका था, यानी चांदी का जो कॉइन था उसे टंका कहा जाता था, और तांबे का जो कॉइन था उसे जीतल कहा जाता था। इसने 2 सिक्के चलाए थे, एक तो टंका था और एक जीतल था। टंका जो था वो चांदी का बना हुआ था और जीतल जो था वो तांबे का बना हुआ था। इसके सिक्कों के प्रचलन से जो अर्थव्यवस्था थी और जो व्यापार था उसे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा हुआ मिलता है, और राज्य जो है वो और ज्यादा मात्रा में जो है वो आगे बढ़ने लगता है, तरक्की करने लगता है। साथ ही में ये जो है ये इल्तुतमिश के हम कार्य देख रहे हैं कि उसने दिल्ली सल्तनत में रहते हुए क्या क्या कार्य किए, कार्यों का मूल्यांकन देख रहे हैं कि वो एक योग्य शासक था या नहीं। वो अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो वो बिल्कुल बहुत योग्य शासक था, अपने राज्य का एक्सपेंशन करता था, किया उसने, एक कूटनीतिज्ञ था, अपने टाइम पीरियड में उसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए। साथ ही में एकता और या अक्ता नाम की जो व्यवस्था थी उसे भी बहुत ज्यादा इसने मजबूत किया। साथ ही में इल्तुतमिश के समय में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण होने की ऐसा माना जाता है कि मंगोलों का आक्रमण होने की खतरा थी, लेकिन इसने क्या किया, ये आक्रमण जो है वो ऐसे टल गया कि मंगोल नेता जो थे चंगेज खां का दुश्मन हुआ करता था जलालुद्दीन मांगबरनी। तो चंगेज खां जो थे वो जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए दिल्ली सल्तनत तक आ गए थे, और जो जलालुद्दीन मांगबरनी था वो इल्तुतमिश से शरण मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश जो है वो मांगबरनी को शरण नहीं देता है, जिस कारण जो ये मंगोलों का आक्रमण था वो टल गया। अगर मान लीजिए कि इल्तुतमिश जो था वो जलालुद्दीन मांगबरनी का साथ दे देता या उसे दिल्ली सल्तनत में शरण दे देता, तो शरण देने मात्र से मंगोलों और उसके बीच में, इल्तुतमिश के बीच में आक्रमण हो सकता था, युद्ध हो सकता था। लेकिन वो यहाँ पे अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करता है और उसे शरण नहीं देता, जिस कारण से ये जो हम देखते हैं कि युद्ध था वो टल जाता है। इल्तुतमिश को साहित्य और कला से भी काफी ज्यादा लगाव था। साथ ही में कुतुबुद्दीन द्वारा प्रारंभ में कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो स्टार्ट करवाया जाता है, लेकिन इसे पूर्ण करने का श्रेय जो है वो इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। आरपी त्रिपाठी एक इतिहासकार हैं, वो अपने मत में लिखते हैं कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक जो श्री गणेश है वो इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। यानी ये जो था ये भी मुस्लिम संस्थापक ही था, लेकिन इसमें उससे पहले जो थे वो भी मुस्लिम संस्थापक थे, लेकिन उनके टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाता, और इसके टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा विकास होता है, जिसे इससे माना जाता है। इसके जीवन में अंतिम दिनों को जब इससे लग रहा था कि इसका समय जो है वो नजदीक आ रहा है, तो अपने अंतिम कालों में जो नेक्स्ट रूलर बना के जाता है वो रजिया सुल्तान को बना के जाता है, क्योंकि इसकी जो बेटी थी वो रजिया सुल्तान थी। इसके ऐसा नहीं है कि बेटे नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो लेडीज शासन नहीं किया करती थी मेनली तौर पे, तो ऐसा नहीं था कि इसके बेटे नहीं थे। लेकिन इल्तुतमिश को ये लगता है कि इसके बेटे जो है, बेटों से ज्यादा इसकी जो बेटी है रजिया सुल्तान वो ज्यादा योग्य है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि इल्तुतमिश के पहले थोड़ी सी कहानी जो है हम उत्तराधिकारों के रूप में देख लेते हैं, फिर आएंगे रजिया सुल्तान के बारे में कि रजिया सुल्तान जो रूलर है वो कैसे बनती है। इल्तुतमिश की मृत्यु जो मानी जाती है वो 30 अप्रैल 1236 में मानी जाती है। अब इसके टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि होने के बाद लगभग 30 वर्षों तक का जो टाइम पीरियड रहा है,
ये राजा के संघर्ष का टाइम पीरियड रहा है। इसमें राजाओं के लिए काफी ज्यादा मात्रा में संघर्ष हुआ। इनके बाद इल्तुतमिश के बाद इस वंश में यानी दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश था, इसमें लगभग 5 शासक इल्तुतमिश के बाद और रजिया सुल्तान से पहले लगभग 5 शासक बैठाए जाते हैं, लेकिन वो सभी जो है वो अयोग्य रहते, इसीलिए ये टाइम पीरियड जो है ये 30 ईयर्स का हो जाता है। यानी जो 5 रूलर थे ये लगभग रूल करते हैं 30 ईयर्स तक। इल्तुतमिश जो था उसने अपनी मृत्यु से पूर्व कुछ टाइम पहले ये कह दिया था कि मेरी बेटी रजिया सुल्तान जो होगी वो यहाँ की दिल्ली सल्तनत की शासक बनेगी। लेकिन यहाँ के वहां की जो दिल्ली सल्तनत के अमीर वर्ग जो था वो उसके 2 कारण माने जाते हैं। पहला ये कि रजिया सुल्तान जो थी वो एक लेडी थी और लेडी का शासन जो है वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और दूसरा ये कि वो एक पपेट रूलर चाहते थे, यानी एक ऐसा रूलर चाहते थे कि जो उनके इशारों पर कार्य कर सके। तो इसीलिए हम देखते हैं कि उन्होंने जो नेक्स्ट शासक बनाया वहां के अमीर वर्गों ने, वो अत्यंत विलासी और अयोग्य पुत्र था इल्तुतमिश का, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को ये नेक्स्ट रूलर बनाते हैं। अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासन काल में जो उसकी माँ थी, अब राजा की काफी सारी शादियां होती थी, काफी सारी रानियां होती थी, तो इसकी माँ जो थी शाह तुर्कान, जो कि तुर्क की दासी थी, अब इसके टाइम पीरियड में रुकनुद्दीन फिरोज शाह की ये माँ होती है, तो इसका क्या हो जाता है, काफी ज्यादा नियंत्रण, ये दिल्ली सल्तनत पे काफी ज्यादा नियंत्रण कर लेती है। अब ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ थी ये एक क्रूर संरक्षिका थी। अब ये चाहती थी कि इसके बेटे का ही रूल रहे, किसी और जो इसकी और जो राजा की रानियां हैं तो उनका रूल नहीं रहने देना चाहिए। तो ये क्या कर देती है, जो शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के जो और भी परिवार थे उनका दमन करवा देती है, उनको खत्म करवा देती है। अब जिससे जब ये खत्म करवा देती है, ये चाहती थी कि इसके बेटों का ही रूल रहे, किसी और का रूल ना आए, तो ये दमन करवा देती है। जब दमन करवा देती है, परिवार में ही मारकाट चल रही थी, परिवार वाले जो थे वो प्रजा का ध्यान नहीं दे रहे थे, तो प्रजा में बहुत ज्यादा असंतोष फैल जाता है और प्रजा जो थी वो विद्रोह कर देती थी। अब इसी राज्य में फैली जो विरोध अराजकता थी बहुत ज्यादा, अब इसका फायदा जो है ये रजिया सुल्तान उठाती है। अब किस प्रकार से रजिया सुल्तान जो थी उसने दिल्ली की जनता के सामने लाल वस्त्र पहन के जनता से समर्थन मांगती है, ये कहती है कि आप मुझे सपोर्ट करिए। तो अब जो दिल्ली की जनता थी उसमें रुकनुद्दीन फिरोज शाह को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया और रजिया सुल्तान को यहाँ पे गद्दी पर बिठाया जाता है। तो रजिया सुल्तान के बारे में ऐसे माना जाता है कि पहली बार दिल्ली सल्तनत में इसमें जनता की राय ली गई थी, क्योंकि रजिया सुल्तान जो थी ये जनता की वजह से ही बनती है, जनता से समर्थन मांगती है तो जनता की वजह से ही बनती है। तो इसमें जो पहली बार रूलर जो थे वो सेम ही थे, वंश ही था, इल्तुतमिश की बेटी ही तो थी रजिया सुल्तान, लेकिन इसमें खास ये था कि जन समूह ने इसे समर्थन किया था। तो रजिया सुल्तान के बारे में रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है वो है 1236 से 40 ईस्वी तक, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड तक ये शासिका नहीं रह पाती है। इल्तुतमिश की पुत्री थी, साथ ही में इसने मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका माना जाता है और ये एकमात्र शासिका थी जिसने जनता के हस्तक्षेप से, जनता ने जब हस्तक्षेप किया तब इसे गद्दी प्राप्त हुई थी। अब जब ये शासिका बनती है तो शासिका बनने के बाद ये पर्दा का, अब जो लेडीज थी मध्यकालीन भारत में तो वो क्या किया करती थी, पर्दा किया करती थी। तो ये पर्दा सिस्टम का परित्याग कर देती है, यानी पर्दा करना बंद कर देती है और पुरुषों के वेश में इसने शासन करना स्टार्ट किया था। रजिया सुल्तान इसके जो भी शासन में लोग थे तो उनके बीच ये जो है ये पुरुष परिधान पहनकर जाती थी और पर्दा का भी इसने परित्याग कर दिया था। तो आपको ये कहानी जो है वो याद रखनी है, यानी पुरुषों की भांति कबा या कुबा जिसे कोट कहा जाता है और कुला है जिसे टोपी कहा जाता है। मेडिवल हिस्ट्री में वर्ड हमें कबा और कुबा कोट के लिए मिलते हैं और कुलाह जो है वो टोपी के लिए मिलते हैं। तो ये पुरुषों के समक्ष पुरुष परिधान पहन के ही जाने लगी थी। साथ ही में जो अमीर वर्ग था, जो एकता प्रथा थी उसमें जो फेर बदल करते थे तो उससे
उसमें इसने क्या कर दिया कि उनको हटाने के लिए इसने जो पुराने कर्मचारी थे उनको हटाकर इसने नई नियुक्ति कर दी। साथ ही में अबिसिनियाई दास जलालुद्दीन याकूत को इसने आमीर आखूर यानी अश्वशाला का प्रमुख नियुक्त किया था। जो अश्वशाला का प्रमुख नियुक्त किया जाता था उसकी भी एक क्योंकि जितने भी घोड़े वगैरह थे उन्हें उनका कमांडर बनाया जाता था, उन्हें उनका सैन्य अधिकारी बनाया जाता था। साथ ही में जिसे रजिया और नेक्स्ट जो था अमीर अल्तुनिया था, जिसे रजिया ने तबर हिंद यानी भटिंडा का इक्तादार नियुक्त किया था। तो हम देखते हैं अब इसने क्या कर दिया, ये जो अल्तुनिया था ये विद्रोह कर देता है, जिसे भटिंडा का सूबेदार बनाया जाता है। तो ये विद्रोह कर देता है जिसका साथ जो है वो अमीर वर्ग देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें बाद में इन दोनों की, अल्तुनिया की और रजिया सुल्तान की जो है वो शादी हो जाती है। और रजिया सुल्तान इसमें जब ये अल्तुनिया की और रजिया सुल्तान की शादी हो जाती है तो इसके दो कारण मेनली माने जाते हैं कि हो सकता है कि इसमें अमीर वर्ग की ही जो है वो चाल रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अल्तुनिया जो था ये काफी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता था, भटिंडा का सूबेदार था। तो रजिया सुल्तान को ये लगा कि ये जो मेरा एम्पायर है वो खत्म कर सकता है, मुझे चुनौती दे सकता है। तो उस चुनौती को खत्म करने के लिए रजिया सुल्तान जो है वो इससे विवाह कर लेती। लेकिन दोनों व्यक्ति यानी अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों ही दरबारी षड्यंत्रों का शिकार हो जाते हैं और इनकी हत्या कर दी जाती है। अब इनकी हत्या कैसे कर दी जाती है? रजिया जब अमीरों का विद्रोह का दमन करने गई, राजधानी से बाहर जाती है, यानी जो लोग थे उनका दमन करने के लिए कहां बाहर जाती है? दिल्ली से बाहर जाती है। तो उसके गैर हाजिरी में यानी उसके ना रहते हुए ये लोग क्या करते हैं, जलालुद्दीन याकूत को तुर्क अमीरों ने क्या किया था, मारकर राजधानी में मोइनुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था। तो अब जो हम देखेंगे रजिया सुल्तान के बाद जो नेक्स्ट रूलर होता है वो होता है बहराम शाह। और ऐसा माना जाता है कि जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों ही राजधानी वापस लौट रहे थे तो कुछ षड्यंत्रकारी डाकू जो थे वो इनकी हत्या कर देते हैं। तो रजिया सुल्तान की हत्या जो है वो 1240 ईस्वी में कर दी गई थी। इस रजिया सुल्तान के बारे में अगर हम देखें तो इसका जो टाइम पीरियड लगभग था वो 3 ईयर 6 माह तक का था। काफी ज्यादा ये एक सफल शासिका थी जिसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय की जो बिगड़ी स्थिति थी, अब वो एक अत्यंत विलासी शासक था, दिन भर विलासिता पूर्ण कार्य करता था। उसके टाइम पीरियड में वो सारे कार्य जो है उसने सही ढंग से नहीं करता था। तो उसके टाइम पीरियड के जितने भी बिगड़े हुए कार्य थे उन सभी को सही करके एक सफल शासिका बनने का कार्य करती है। तो रजिया सुल्तान जो थी इसके बारे में कहा जाता है कि वो एक लेडी होने के कारण भी वो एक दुर्बलता का परिचय कभी नहीं देती है। वो एक योग्य, शिक्षित, दयालु और साहसी शासिका थी। साथ ही में उसके बारे में माना जाता है कि रजिया सुल्तान एक लेडी थी, इसी कारण उसका पतन हुआ। मिनहाज सिराज जो है वो लिखता है कि भाग्य ने उसे जो है वो पुरुष नहीं बनाया, वरना समस्त गुण जो थे वो उसके लिए लाभप्रद थे। यानी उसके रूल करने के लिए ये जो कथन है ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि रजिया के शासक बनने के सारे गुण थे, उसका एकमात्र दोष यह था कि वह स्त्री थी। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये मिनहाज सिराज का था। उसके अलावा एल्फिंस्टन भी लिखते हैं कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। अभी उस समय की हम देखते हैं कि पुरुष प्रधान सोच को बताता है। उस समय के लोग जो थे उनकी सोच जो है वो कैसी रही होगी, उस समय का पुरुष प्रधान समाज जो था वो कैसा रहा होगा। वो एक लेडी को अपने सर्वोच्च पद पर या सर्वोच्च गद्दी पर उस समय का जो पुरुष प्रधान समाज था वो स्वीकार ही नहीं करना चाहता था, इसीलिए जो है उसकी हत्या करवा दी गई। वरना कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अगर वो एक पुरुष होती तो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत महान शासक जो थी वो बन सकती थी। रजिया सुल्तान के बाद की जो शासक है 1240 में इसकी रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है
और उसकी मृत्यु के बाद मोइनुद्दीन बहराम शाह को शासक बना दिया जाता है। अब जब अमीरों की महत्वाकांक्षाएं जो थी ये बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, अब जब बहुत ज्यादा बढ़ रही थी तो ये बहराम शाह जो था उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता और 2 वर्ष बाद ही यानी 1242 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी जाती है बहराम शाह की अमीरों के द्वारा। और मोइनुद्दीन बहराम शाह जो था इसने अपने कार्यकाल में एक नए पद नायब अथवा नायब ए मुमलिकात का सृजन किया था जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा। तो यहाँ पे सिर्फ इसके टाइम पीरियड में जो बहराम शाह था इसने सिर्फ एक ही कार्य किया था, वो था नायब के पद का सृजन। तो नायब के पद का सृजन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था बहराम शाह के द्वारा। नेक्स्ट रूलर आता है बलबन। तो अब कहानी जो हमें पढ़नी है वो बलबन के बारे में पढ़नी है। बलबन गयासुद्दीन बलबन का जो टाइम पीरियड था ये था 1266 से 86। इसके बारे में आपको एक कहानी पहले ही जान लेनी है, वो है बहुत ही ज्यादा, ये जो गयासुद्दीन बलबन था ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। अब बलबन जो था ये काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी और निरंकुश शासक था। अब इसने ये क्या चाहता था कि अभी इसने देखा कि अमीरों का बहुत ज्यादा बोलबाला है, बहुत ज्यादा वर्चस्व है, तो इसने वर्चस्व को खत्म करने के लिए पहले ही क्या किया, इसने तुर्क-ए-चालीसा का दमन किया। तुर्क-ए-चालीसा किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। 40 सरदारों का इल्तुतमिश ने ही गठन किया था। अब इसने क्या किया, अब जब ये दमन कर देता है, ये इसलिए दमन करता है क्योंकि पहले जो था तुर्क-ए-चालीसा के ये खुद ही सदस्य हुआ करता था और ये देखता था कि काफी ज्यादा ये जो 40 सरदारों का समूह था इनका बहुत ज्यादा बोलबाला हुआ करता था राज्य में। तो ये चाहता था कि इन पर कोई भी अंकुश न लगाया जा सके, इसलिए ये पहले ही सबसे पहला कार्य ही राजा बनते ही तुर्क-ए-चालीसा यानी 40 सरदारों का दमन करता है। उनकी सत्ता में जो वो हस्तक्षेप करते थे उस हस्तक्षेप को ये खत्म करता है। इसकी नीति को ड्रग्स एवं लॉ की नीति भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि राज्य पर ये चाहता था, ये बस महत्वाकांक्षी था बलबन और ये चाहता था कि इसका एम्पायर जो है वो पूरा इसका होना चाहिए। अब वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरीके से मतलब क्या है कि उसे राज्य जो है मिलना चाहिए, चाहे वो साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाता था। और रक्त एवं लॉ की नीति कहा गया। इसने अपने राज्य पर पकड़ बनाने के लिए जो विरोधी थे उनकी विरोधियों की हत्या करवा देता था और उनके जो महिलाएं और बच्चे होते थे उनको दास बना लेता था। तो काफी ज्यादा ये क्रूर शासक भी था। साथ ही में यही दिल्ली सल्तनत का प्रथम शुरुआत था जिसमें सुल्तान था जिसने राजत्व में देवत्व का सिद्धांत अपनाया, यानी राजा में ही देवता जो है वो निवास करता है, ऐसा प्रथम सुल्तान था। इसकी प्रजा जो है, इसने अपनी प्रजा को ये यकीन दिलवाया कि जो राजा है उसी में देवताओं का निवास होता है। साथ ही में इसने जिल्ले इलाही तथा नियाबत एक खुदाई, पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि जैसी उपाधियां धारण की। यानी जो नियाबत एक खुदाई की उपाधि होती है, उसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर ये जो है ये खुदा का प्रतिनिधि बनकर आया है, खुदा का शासक बनकर आया है। साथ ही में अपने दीवाने आर्य नाम से सैन्य विभाग का इसने गठन किया। एक जितनी भी पहले की नीतियां थी, जितने भी कार्य दूसरे शासकों के द्वारा किए गए थे, उन शासकों को हटा करके या उनकी नीतियों को हटा करके ये जो बलबन था वो नई नई नीतियां लेकर आ रहा था। साथ ही में बलबन ने खुफिया तंत्र को भी मजबूत किया था। खुफिया तंत्र को मजबूत करने का मतलब ये है कि जो विरोधी हैं इसके, वो इसके प्रति कोई भी षड्यंत्र ना कर सके और इसे गद्दी में हटाने में सफल ना हो पाए, क्योंकि ज्यादातर राजाओं के पीछे जो है वो उनके पारिवारिक षड्यंत्र होते थे या फिर राज्य में किसी प्रकार के षड्यंत्र किए जाते थे और उन्हें गद्दी से हटा दिया जाता था। दरबार में इसने सिजदा और पायबोस जैसी प्रथाएं चालू की। सिजदा और पायबोस क्या होती है? सिजदा का मतलब है कि इसकी जो जनता थी वो घुटने के बल झुकना, और पायबोस का मतलब है पांव चूमना। तो राजा के सामने जो है ये घुटने के बल झुकेगी और उसके पांवों को क्या करेगी? चूमेगी। तो ऐसी जो है ये इसने प्रथाएं चालू की। अब इसने ऐसी प्रथाएं चालू करने का मतलब क्या रहा होगा?
ऐसी प्रथाएं चालू करने का मतलब ये रहा होगा कि समाज में ये अपनी स्थिति जो है वो दिखाना चाहता था कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इससे सर्वोच्च कोई नहीं है। अभी इवन ये अपने आप को वैसे भी बता भी रहा था कि राजा में ही देवता का निवास होता है। तो अब ये बिल्कुल ये जनता को फील करवा रहा था कि जो राजा का देवता, जनता का देवता है वो यही है। साथ ही में इसमें ऐसी प्रथाएं इसने चालू की जिससे इसकी हैसियत बढ़ सके। और दरबार में ये जो है ये काफी गंभीर रहता था। वकील और वजीर को छोड़कर किसी को भी इससे मिलने की या बात करने की इजाजत नहीं थी। इसे जो डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे वो वकील और ओनली वजीर करते थे। कोई भी कार्य होगा वो यही करेंगे। ये खुद भी एक गुलाम था, लेकिन इसने अपने आप को उच्च वंश का होने या फिर साबित करने के लिए जो है इसने पूरी कोशिशें की। इसने ये सोचा कि इसे किसी भी कोई भी ये ना समझे कि ये जो है ये गुलाम वंश से है। इसीलिए इसने ईरान के अफसारी सियाब वंश से होने का खुद को ये क्या है बताता है कि ये जो है ये इस वंश से बिलोंग करता है। और दरबार में ईरानी त्योहार नौरोज को मनाने की प्रथा इसने प्रारंभ की। ये इसलिए इसने किया था, ये नौरोज जो है ये एक ईरानी त्योहार है। ये इसलिए प्रारंभ करता है कि इसे जो है अफसरा सियाब वंश से लोग जो है इसे बाद में जोड़कर देखें। ठीक है, इतनी कहानी जो थी बलबन की। अब बलबन की मृत्यु के बाद देखते हैं कि कौन उत्तराधिकारी आते हैं। तो 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई थी। और बलबन की मृत्यु ऐसा माना जाता है कि शहजादा मोहम्मद जो था ये बलबन का पुत्र था, जिसे बलबन जो है बहुत ज्यादा प्रेम करता था। लेकिन उसकी शहजादा मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन जो है ये दुख जो है वो झेल नहीं पाता और उसके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से बलबन की डेथ मानी जाती है। बर्नी के अनुसार बर्नी ये लिखते हैं कि बलबन की मृत्यु से दुखे हुए जो मालिक थे, मालिकों ने अपने वस्त्र जो थे वो पूरे फाड़ डाले थे और सुल्तान का जो शव था उसे नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय सिर पर उन्होंने अपने धूल फेंकी थी। और लगभग माना जाता है कि 40 डेज का व्रत किया था। ठीक है, बलबन की मृत्यु के बाद 3 वर्षों के अंदर ही जो बलबन की जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जो एक इतना बड़ा एम्पायर जो था उसने स्टार्ट किया था, वो एम्पायर बिल्कुल ढह जाता है। लोग जो है उसे नहीं संभाल पाते हैं। तो बलबन दिल्ली सल्तनत के एक निर्माता शासकों में से, इसमें इल्तुतमिश और जो बलबन आते हैं इनका सबसे ज्यादा रोल माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक थे। उन्होंने सल्तनत में एक स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन उनके बाद के जो शासक आते हैं वो यहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। और बलबन की मृत्यु के बाद जो है विश्वस्तों ने ही उसके आदेश की अवहेलना करते हुए बुगरा खां जो था ये काफी ज्यादा अल्प वयस्क और विलासी पुत्र कैकुबाद को यहाँ पे बलबन के बाद जो है ये सुल्तान बना दिया जाता है। लेकिन ये जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शासक नहीं होते हैं। तो इनके बाद फिरोज खिलजी जो बाद में जलालुद्दीन खिलजी हैं वो इन्हें खत्म कर देते हैं और फिर नई सत्ता की स्थापना करते हैं जो था खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जो था हमने गुलाम वंश पूरा पढ़ा। गुलाम वंश के जितने भी शासक रहे, जो कहानियां रही वो हमने पूरी देखी। नेक्स्ट क्लास में आपसे हम खिलजी वंश में मिलेंगे। थैंक यू।